ये यास है जो रोमानिया के बड़े शहरों में एक है और मोल्दोवा की सरहद पर वाक़ है। मोल्दोवेन रहे हैं, लेकिन जंग शुरू होते यूक्रेनी आ गए। जनूबी यूक्रेन के इलाकों से मोल्दोवा के जरिए भागने पर मजबूर थे। यास यूरोपीय यूनियन का करीब तरीन शहर है। अब जबकि सर्दियों में यूक्रेन में बिजली और गर्मी की कमी है, यहाँ वो लोग आए हैं जो महीने बहार तक गुजारने का फैसला कर चुके हैं। आज रोमानिया के बारे में वो चीजें दिखाने का जो मैंने अपने बुखारसत वीडियो में नहीं दिखाए। मैं जानने की कोशिश करूं रोमानिया में मुहाजिरीन की तादाद कितनी है, क्यों तादाद तेजी से बढ़ रही है। अभी मैं देखता हूं कि हमारी नोविग्राड की नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां रोमानिया की नंबर प्लेटों से ज्यादा है। मेरे लिए यह वाकई एक बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं रोमानिया में हूँ। तक सर्दी नहीं है, हम नहीं जाए क्योंकि यहाँ हीटिंग है। आज हम ये भी जानेंगे कि मुहाजिरीन क्या खाते हैं, रूमानी रवायात पर उनका क्या रद्द अमल है और वो रोमियों के साथ किस जबान में बातचीत करते। हर शख्स आज़ादाना तौर पर अंग्रेजी में जवाब देगा। सुपर मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड, ट्राली वाला, लेकिन यूक्रेन में ये नामुमकिन होता। ये ओज़मुना क्या है? ये क्या है? हम बिकवाहिद के लिए मोल्दोवा गए। ये हकीकी कहानी है। जब मैं रोमानिया की शादी में पहुंची, मुझे समझ आया कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हम देखेंगे कि यहाँ मुहाजिरीन किस हालात में रहते हैं और वो किस किस्म की मदद की तवक्को कर सकते हैं। पहली बात, जब मैंने पुलिस को पैसे नहीं दी बल्कि इसने मुझे पैसे लेने के लिए कहा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीधे 300 यूरो हाथ में दे दें। मैं कहता हूँ यूक्रेन में ऐसा नहीं है। नहीं, इसके अलावा आज हम ये जानेंगे ज्यादातर यूक्रेनियों को रोमानिया जाने पर किया मजबूर किया। तो बिल्कुल जंग के पहले दिनों में ज़ापोरिज़िया में मेरे घर के बिल्कुल ऊपर से मिसाइल गुजरे। क्योंकि हम खतरे के साए में रात गुजार रहे थे। सायरन, अब बाथरूम में तकियों पर, कंबलों पर बहुत खौफनाक एहसास था। ये था कि जब सायरन बजता है तो क्या वाकई वहाँ कुछ आएगा। तुम कहाँ हो? कभी कभी जब यूक्रेन में मुकम्मल तौर पर जहन्नम बर्पा होता है तो जीने का दिल नहीं करता। हमेशा चाहता हूँ। इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे रोमानिया के कौन से इलाकों में खतरा हो सकता है। अब भी एक बहुत खतरनाक शहर है और कहीं से किसी ने मुझ पर चीखा, हेलो तुम, और बस एक बियर की बोतल उठाई और उसे सड़क पर तोड़ दिया और वो मेरे पीछे चल पड़ा। आखिर में मैं आंसू में कुछ हैरत अंगेज चीज तलाश करूंगा। मैं बस शाक में हूँ, बस हैरत अंगेज। वाह, इस किस्त की शूटिंग के लिए मैं किशिनाव से आशी एक ऐसे निस्बतन नए ट्रेन पर गया जो कि सच में खराब हो गया था और इसे एक पुराने सोवियत डीजल लोकोमोटिव ने खींचा। कुछ घंटे और सस्ता टिकट, और मैं यूरोपीय यूनियन में हूँ। ट्रेनें सोवियत है, लेकिन 10 साल पहले इनकी मुरम्मत रोमानिया में हुई थी। उनको मुकम्मल तौर पर जदीद बनाया गया, मशीन और छोटा बुफे शामिल किया गया और ये आरामदेह हो गया। खिड़की बाहर मंजर से कहना मुश्किल है मैं यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो रहा हूँ, और ये वैसे इस दरिया के बिल्कुल पीछे है। आशी ये एक खास किस्म के दरवाजे की मानिंद है। किशिनाव से सिर्फ 100 किलोमीटर का सफर है और दरअसल ये रोमानिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। मुजाफात में चहल कदमी करते हुए ऐसा लगता है कि आशी साबिक सोवियत शहर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। चारों तरफ सुरमई गलियां, झुके हुए घर और वीरान इमारतें हैं, लेकिन जब आप मरकज के करीब के इलाकों में पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। शहर को एक बड़ी यूरोपीय दारुल हुकूमत में लाना आसान है, ये हैरान करता है। मैं बस आई और दाखिल हो गई। रोमानिया के बेहतरीन शहर फहरिस्त में चीजें थीं। यास वहाँ थे आखिर में। मैंने देखा यहाँ आने में 1 घंटा लगता है। हम यहाँ आ गए। हम दाखिल होते हैं, सिर्फ सकाफती महल नजर आता है। ये रोमानिया है। हम आशी में चहल कदमी करने लगे और हम एक लड़के से मिले जो मोल्दोवा से था और उसने हमें यहाँ सब कुछ बताया, दिखाया। ये तो कमाल का शहर है, बहुत सीधा सा। बात अशान के मुकाबले में ये न्यूयॉर्क है। ये एक मेगापोलिस है। आशी में घास पर बहुत तवज्जो दी जाती है। सर्दियों बावजूद हर जगह जिंदा फूल देख सकते हैं। जो चीज मुझे पसंद है वो ये सब्ज शहर है। ये ऐसा है, हर जगह झाड़ियाँ गिरती हुई, सब्ज दरख्त, पौधे। वहाँ मरकज में मुसलसल फूल और झाड़ियाँ बदलती रहती हैं। ये इलीना है, वो जैसे कि इस किस्त के बहुत से किरदार जंग की वजह से यूक्रेन छोड़कर चली गई। बताओ तुम आशी कैसे आए और खास तौर पर यहाँ क्यों? तो ये एक दिलचस्प कहानी है। हम तो दरअसल अल्बानी में 6 महीने रहे, मार्च से लेकर जुलाई के आखिर में, और फिर मैं यूक्रेन गई।
मेरी रवानगी रोमानिया में बातशान थे। मैंने बातशान में रात गुजारी चली गई। शौहर बातशान में रह गया जब हम वापस आए। जब मैं वहाँ थी और वो यहाँ था, खुदा ये हमारे लोग हैं, ये हम। आपको रोमानिया पसंद आया? उसे पसंद आया। अल्बानी के बाद ये और खाना और पानी और हुआ और दूसरे दरख्त थे, कुछ मुख्तलिफ। 2 दरख्तों पर केले उगते हैं। साल 2022 100 यूक्रेनियों ने रोमानिया मुंतकिल हो गए। ये इन लोगों को छोड़कर है जो मजीद दूर चले गए। मैं देखता हूँ कि हमारी नोविग्राड की नंबर प्लेटों वाली गाड़ियाँ ट्रैफिक में रोमानियाई गाड़ियों से ज्यादा है। जैसा कि हमने सुना, बहुत से यूक्रेनी पहले ही पोलैंड जा चुके हैं और हम समझते थे कि वहाँ ज्यादातर अपने रहने के लिए कोई जगह तलाश करना मुश्किल होगा वगैरह, और हमने इब्तिदाई तौर पर बल्गारिया जाने का फैसला किया और आखिरकार हम सिर्फ मोल्डोवा के जरिए रोमानिया की सरहद तक पहुंच गए। चीखना, हमें यहाँ रजाकारों ने खुश आमदीद कहा और हमने बस इब्तिदाई तौर पर एक रात गुजारने का फैसला किया। कम अज कम उन 4 दिनों में पहली बार नहा सकें, गर्म जगह पर सो सकें वगैरह, और अमूमी तौर पर फिर हम वैसे ही रह गए। फैसला किया कि अब कहीं नहीं जाना, और हमने अफसोस नहीं किया क्योंकि हम गर्मियों में बल्गारिया में थे और सुना कि हर चीज के बावजूद तो ऐसा लगता है कि बल्गारिया की रियासत के खैरखाना रवैये के मुकाबले में हमें लगा कि रोमानिया में बहरहाल ज्यादा आरामदेह है। ज्यादातर लोग जो हंगामी तौर पर रोमानिया गए यहाँ नहीं आए थे और इस मुल्क के बारे में कम जानते थे। अपने सुना ग्राफ? हाँ, शायद जो मालूमात हमें थी वो ग्राफ ड्रैकुला के बारे में थी और मजमूई तौर पर हमने कुछ नहीं जाना। लेकिन हकीकत में ये एक शानदार मुल्क है, बहुत खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं। रोमानिया मेरे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। मैंने रोमानिया के बारे में कुछ नहीं जाना जब तक कि मैं यहाँ नहीं आई। रिवायती तौर पर पोलैंड यूक्रेनियों का बड़ा दोस्त रहा है और उनके मुताबिक रोमानियाई लोग बहुत मस्बत रवैया रखते हैं। मैंने वहाँ से बहुत से खुशगवार तबसरे सुने हैं। मकामी लोग कहते हैं कि वहाँ यूक्रेनी औरतें खूबसूरत, खुश मिजाज, दिलचस्प और तालीम याफ्ता हैं। किसी वजह से, नहीं जानती क्यों, मैंने बहुत बार सुना है। ये हैरत है कि तालीम याफ्ता लोग नहीं जानते, सब आएंगे। सरहद की कुर्बत यूक्रेनियों को एक दिन के लिए घर जाने देती है। गैर तालीम याफ्ता, गैर वाज़ेह सरहद की कुर्बत यूक्रेनियों को घर जाने की इजाजत देती है एक दिन के लिए, अहम मसाइल हल करना और वापस आना। तो रोमानिया क्यों, आशा क्यों? 200 किलोमीटर और यूक्रेन। मुझे जाना पड़ा, मैं चरनोत्सी गई और तमाम काम करके वापस आ गई। ये बहुत आसान है। लेकिन लोग यहाँ सर्दियों के लिए आए हैं। क्या आप यहाँ रहते हैं? आप सोच रहे हैं कि कुछ बोरिंग हो गया महंगा, तो हम इन तमाम वाकयात को किसी और जगह गुजारने मुंतकिल हो जाएं। तो जब तक सर्दी नहीं है हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ हीटिंग है। अल्बानिया से आप क्यों आए? अल्बानिया में एयर कंडीशनर्स गर्म करते हैं। एयर कंडीशनर्स के साथ सर्दी कैसे गुजारें? सर्दी इल्म था, हम आए और बिहार में शायद अल्बानिया वापस जाना मुमकिन हो। ये अफवाहें थीं कि शायद यहाँ सर्दी होगी, यूक्रेनी होंगे और कुछ गैस के बढ़ते हुए इस्तेमाल के लिए अदायगी करनी होगी, तवानाई के जराए। लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। शायद अपने आसा के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन तारीखी तौर पर ये इलाके के सबसे अहम शहरों में से एक है। आसा एक बहुत कदीम शहर है और ये दारुल हुकूमत है मोलाडो का। वैसे अब ऐसे ही घूमते हैं और आपको मिडिल एज का किला या कोई पुरानी चर्च छूने का मौका मिलता है। वैसे ये मेरी आसा की पहली सफर नहीं है और ये मेरी पिछली फिल्म बंदियों में से एक के निशानात है। मैंने तो एक स्टॉप पर भी पाया, बहुत हैरान हुआ। मैं बस हैरान हूँ। मैं बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर अपनी एक स्टिकर पर आया जो कि 5 साल पुरानी है। अब हम यासियों की फिल्मबंदी कर रहे थे, प्रोजेक्ट का नाम लेकर चले गया था, स्टिकर्स चिपकाए जा रहे थे। बस हैरत अंगेज है, सफर के दौरान मजेदार लम्हात बहुत बार होते, लेकिन ये एपिसोड्स में शामिल नहीं होता तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ मजेदार चीजें मैं अपने स्टोरी में महफूज करता हूँ। इस साल यासियों ने यूक्रेनी मुहाजिरीन का इस्तकबाल किया है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जंग से पहले हिजरत कर चुके हैं। अलेक्जेंड्रा एक पेशावर हैंडबॉल खिलाड़ी है। उसने करियर रोमानिया मुंतकिल होने फैसला। मैं हमेशा चाहती थी कि कहीं जाकर यूरोपी हैंडबॉल खेलूं, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हैंडबॉल का मेयार बहुत कम है। बहुत कम टीमें हैं जो वाकई शानदार नताइज दिखाती हैं। ये अलियू है, गालिचिंका, ये लिव्यू की टीम है, वो ज़बरदस्त खेलती हैं
और यूरोपीय मैदान में यूक्रेन की नुमाइंदगी करती हैं और कारपाती और जेगवरूद अब वो हंगरी की चैंपियनशिप में खेलते हैं, इसलिए वहां जाने की कोशिश करना, वापस आना नहीं। हालांकि साशा को रोमानियाई जबान नहीं आती थी, लेकिन वो मकामी मुआशरे में शामिल हो गए। यहाँ नए लोग हैं, सब कुछ नया है और यहाँ तक के तरबियती निज़ाम भी वो भी नई है, वो कुछ मुख्तलिफ हैं। ये सब कुछ पेश किया गया और मुझे ये मुश्किल लगा, लेकिन मैं जल्दी आदी हो जाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि 1 महीने में मैंने किसी तरह टीम में शामिल हो गई। यहाँ तक के ज़बान न जानते हुए भी मुझे मुसलसल पूछा जाता रहा। कुछ न कुछ तरबियत के दौरान कोच भी वजाहत कर रहे थे और मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझसे क्या चाहा जा रहा है और मुझे मुसलसल कुछ रास्ते तलाश करने पड़ते थे ताकि कुछ इस तरह बातचीत करना। इंसानों को खेल बहुत पसंद है, जुनून की हद तक। जैसे कि यूरोप में होता है, फुटबॉल पहले नंबर पर है। यास में भी एक फुटबॉल क्लब है, पॉलीटेक्निका बुखारेस्ट डिनामो वो खेल रही है और ये दारुल हुकूमत के फैंस हैं जो आज लड़ाई नहीं कर रहे थे। जबान न जानते हुए मुहाजिरीन यहाँ आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन वो रोमानियाई मुआशरे में शामिल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बिल्कुल ही मकामी मुआशरे से खारिज हैं। मकामी मुआशरे से नहीं, हम रोमानियाई पड़ोसियों के साथ बेहतरीन बातचीत करते हैं। वो हमारे घर आते हैं, हमारे बच्चे मिलकर घूमते हैं, खेलते हैं, साथ साथ डांस करने जाते हैं। हम एक दूसरे को सालगिरह की दावत देते हैं। मैं खुद को अलग थलग महसूस नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ बिल्कुल अपने यूक्रेनी हल्के में बैठे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। जुबान तो मुश्किल है यकीन। तो फिर कहीं दुकान में कैसे? मुतरजिम के साथ। उनके साथ? हाँ, तो वो अंग्रेजी में बात करना शुरू करते हैं। ये हैरान कुन है, सभी अंग्रेजी जानते हैं, मैं इसे नहीं जानती, इसलिए मैं खड़ी हूँ और फिर भी मुतरजिम हूँ। तो जानते हो, जब आप इस मुआशरे में होते हैं तो आपको उनके साथ कुछ करना चाहता है। ये शाकमिर्फ्त है, इनकी कुछ छोटी छोटी बातें जानकर खुशी होती है। मैं हाल ही में सोच रही थी कि उज़्मुना किया है, ये क्या चीज़ है। जबान खुद में मुश्किल है, खास तौर पर यूक्रेनियों के लिए। ये बिल्कुल भी किसी चीज़ की याद दिलाता नहीं, लेकिन लातीनी अल्फाज हैं और उनके जरिए आप सियाक व सबाक को समझने की कोशिश करते हैं। रोमानी जबान न जानने पर अंग्रेजी जानना मददगार। सब लोग नहीं, बहुत से रोमानी उसे समझते हैं। दर हकीकत अगर आप अंग्रेजी जबान जानते हैं तो रोमानी जबान सीखने की खास तौर पर कोई तहरीक नहीं है, क्योंकि यहाँ हर शख्स आज़ादाना तौर पर अंग्रेजी में जवाब देगा। यहाँ तक कि सुपरमार्केट में सिक्योरिटी गार्ड वो शख्स जो ट्रालियों को लेकर जाता है, लेकिन यूक्रेन में ये नामुमकिन होता। यहाँ के मकामी लोग सिर्फ रोमानियाई या अंग्रेजी जानते हैं। सड़कों पर आप रूसी जबान सुन सकते हैं। काफी बार महसूसात अब चलते फिरते हैं और अक्सर रूसी या यूक्रेनी जबान सुनते हैं। यूक्रेनी मसलन तो शायद ज्यादातर रूसी, क्योंकि यहाँ जनूबी यूक्रेन से सब कुछ। यूक्रेनी भी हैं, आपको नहीं मालूम कि यूक्रेनी हैं या इवनों में। मानिया में जबान के काम तलाश करना मुश्किल, लेकिन ये आना हो। वो एक फोटोग्राफर है और जंग के बाद उसे आंसू में काम तलाश करना। फिल्म की शूटिंग पैगामात रोमानियाई और अंग्रेजी जबान में। मैं बैठी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें कैसे जवाब दूं, कैसे काम करना है। ये समझा तुम काम कैसे करने सोच रहे हो अगर तुम जबान नहीं जानते। मैं हो गई आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है। मैं लोगों को जवाब। शुरू में मैं पैगामात और गुफ्तगू पर 2 घंटे सिर्फ करती थी ताकि मुतरजमीन सब कुछ सही तर्जमा कर सके। और फिर ये चलता गया, तरक्की करने लगा और मैंने अप्रैल में अपने लिए बहुत कुछ कर लिया। मई में मैंने अपनी पहली शादी की शूटिंग की। आंसू में इस शादी के बाद मेरे पास मजीद प्रोजेक्ट्स आने लगे। जबान की रुकावट यहाँ बहुत से मुहाजिरीन को अपनी जाती जिंदगी तरतीब देने में कामयाबी मिलती है। मेरे साथ भी मेरा साबिका दोस्त रोमानी था, इसलिए मुझे इसके साथ सिर्फ रोमानियाई में बात करनी पड़ी। मुझे लगता है मददगार साबित हुआ, इसलिए अगर कोई रोमानियाई सीखने का इरादा रखता है तो लड़के मदद करते हैं। मुझे याद है जब मैं रोमानिया आई थी तो लड़कियों ने मुझे पैगामात का जवाब देने में मदद की। अगर वाकई ताल्लुकात बनाना चाहते हो, तुम जुबान नहीं जानते तो सवालात पैदा कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अब दोनों अंग्रेजी जानते हो तो ही कुछ बनेगा। रोमानियाई जबान से लोयूं काफी मुश्किल है और उसमें बहुत से लहजे और एक्सेंट्स मिलते हैं। यहाँ तक कि मोलडुआन, जिनकी रोमानियाई जबान मादरी जबान है, मकामी लोगों से अलग नजर आते हैं।
ऐसा है मोल्डोवान का लहजा, क्योंकि सब रोमानियाई नहीं समझते, यानी समझते हैं लेकिन सब में ही हम क्या कहते हैं। और जब मैं फौरन यहाँ आया तो मुझे 3-4 बार दोहराना पड़ा। मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि अगर मैं कहीं और चला जाता तो क्या होता, क्योंकि हम एक दूसरे को अभी भी समझते हैं, आंसू और ओस्लो में, लेकिन मैं तो और आगे था। इसी कोर्स में वहाँ लोग बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, उनका लहजा बिल्कुल अलग है, दूसरे अल्फाज भी उन्हें समझता था। वो मुझे तो समझते थे लेकिन मैं उन्हें नहीं समझता था, यानी वो बोल रहे थे, मैं ही जानता ऐसे अल्फाज सुने। उनके दाईं तरफ ये तो बिल्कुल रोमानियाई है। रोमानिया में पनाह गजीनों के मुफ्त रोमानियाई कोर्सेज हैं, लेकिन इससे इसे सीखना इतना आसान नहीं होता। ये वाज़ेह है कि इस वक्त तक हम कुछ बुनियादी जुमले जान चुके हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें हम सुपर मार्केटों में साइन बोर्ड से भी जानते हैं, जैसे कुछ ना, वैसे, आज, मैं शुरू कर रही हूँ, आखिरकार मैंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया है। और आज शाम पहला ऑनलाइन क्लास है, रोमानियाई ज़बान के कोर्सेज। बड़ों से मुहाजिर बच्चों को नई मुल्क जल्दी एडजस्ट होने में मदद मिलती है। मेरी बेटी पड़ोसियों रोमानियाई बच्चों के साथ दोस्ती करती है और मैं देखता हूँ कि वो वहाँ बहुत से अल्फाज बोल रही है। मुझे नहीं मालूम ये अंग्रेजी में क्या होगा, लेकिन रोमानियाई में ये ऐसे होगा। मैं सोचता कि वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई है, यानी वो कहती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन वो इस बारे में सोचती है और कहती है, ये देखो, ऐसा लगता है कि अफसोसनाक है, इसके इतने सारे मकामी दोस्त बन गए हैं। ज्यादातर यूक्रेनी बच्चे दूर से यूक्रेन में पढ़ाई जारी रखते हैं, क्योंकि यास में कोई यूक्रेनी स्कूल नहीं है। यहाँ रोमानिया में बुनियादी तौर पर कोई यूक्रेनी स्कूल नहीं है। यूक्रेनी ज़बान में तदरीस ये याश के स्कूल नहीं हैं, ये सौसेवा बुखारसट के स्कूल हैं, लेकिन ये स्कूल दोबारा यूक्रेनी नहीं है, यानी इनमें रोमानियाई निसाब पढ़ाया जाता है, यानी बच्चे रोमानिया की जोग्राफिया, रोमानिया की तारीख पढ़ते हैं, लेकिन यूक्रेनी ज़बान में। रोमानिया का एक और फायदा यूक्रेनी लोग अक्सर जहनियत को कहते हैं कि ये लोग इंतहाई दोस्ताना है, जो खानदानी अक़दार और मलती जलती रवायत पर यकीन रखते हैं। मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। जब हम यहाँ आए तो मुझे यहाँ कुछ नहीं मालूम था, ना ही ये कि हमारे लिए क्या है। सब ने मुझे बता दिया कहाँ सरगर्मियाँ होती हैं, कहाँ कोर्सेज होते हैं। मैंने तो रोमानियाई सीखने का फैसला किया। मैं सोचा मुझे ले जाए। कोई शख्स जो रूसी या यूक्रेनी जानता हो, सिर्फ रोमानियाई और अंग्रेजी जानती थी, मैंने देखा। मैंने क्लिक किया और चली गई। हाँ, ये हुआ। मेरे लिए ये वाकई रोमानिया में होने की बड़ी खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ हम बस खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ हैं। सबसे बड़ा फायदा ये लोग हैं, बिल्कुल खिले, शायद कभी कभी तो यूक्रेन से भी ज्यादा खिले, ज्यादा आरामदेह हैं। कुछ ऐसी गैर रस्मी बातें हैं, बहुत आसानी से राब्ता करते हैं, आसानी करना, इसी अजनबी से आसानी से बात करना। यकीनन रोमानियों की भी अपनी बहुत सी खुसूसियात हैं। कभी कभी हाँ महसूस होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि बहरहाल हम करीब हैं। यूक्रेन, रोमानिया, वो एक दूसरे के करीब है, इसलिए मुझे लगता है कि बुनियादी तब्दीलियाँ ऐसी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जहनियत में मैं ही जानता, मुझे लगता है कि रोमानिया थोड़े सुस्त हैं हमसे। ये कभी कभी तरबियत किरदार में भी जाहिर होता है। शायद कुछ ऐसा है कि मैं ही जानता, शायद हमारे पास कुव्वत इरादी ज़्यादा है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ। तो कुछ न कुछ काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं ही जानता। मेरे पास कुछ काम हैं, मसलन हाँ, वहाँ ऑनलाइन हैंडबॉल और उसी तरह की चीज़ें। वहाँ उन्होंने तरबियत शिरकत की। मिसाल के तौर पर मैं थक गई हूँ। अरे है, ऐसा नहीं होता। शायद रोमानिया दुनिया के सबसे मेहनती लोग ना हो, लेकिन वो आराम करने और खुशी मनाने में माहिर है। आना फोटोग्राफर के तौर पर तकरीबात पर काम करती है, लेकिन इसे भी हैरत हुई रोमानिया में शादियाँ कैसे होती हैं। जब मैं रोमानी शादी में पहुंची तो मुझे समझ आया कि मैं वाकई यहाँ आ गई हूँ। सबसे पहले मुझे ये देखकर हैरत हुई कि हमें वीडियोग्राफरों और फोटोग्राफरों की टीम को सब लोगों के साथ एक मेज पर बिठाया गया। मैंने सोचा मजाक है, हमें कहीं जाना चाहिए, अब मुंतकिल करनी है। हम यहाँ बैठकर खा सकते हैं। बाकी लोग, यूक्रेन में 100 लोग एक बहुत बड़ी शादी समझी जाती है। हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसी बड़ी शादियाँ करने की इस्तेताअत रखते हैं। ये समझा जाता है कि ये 50 लोगों तक होता है शादी, और यहाँ 100 लोग थे। मैं हैरान थी कि वो कितने हैं।
सब 150 लोग डांस फ्लोर पर खुशी मनाते हैं। यही हमारी शादियों से बुनियादी फ़र्क है। हमारे यहाँ शादी 11 बजे रात ख़त्म होती है। केक काटने से अब अपने घरों को चले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ रात 11 बजे सिर्फ पार्टी शुरू होती है। ये मुझे बहुत हैरान कुन लगा। यहाँ लोग बहुत मजहबी हैं और उनके लिए ये ज़रूरी है शादी के दिन शादी करना। जिंदगी में मजहब रोमानिया का एक खास मकाम है और यहाँ 100 से ज्यादा ईसाई गिरजाघर काम कर रहे हैं। रोमानिया का लोग यूक्रेनियों की निस्बत ज्यादा मजहबी है। हमारे यहाँ एक ही अकीदा है, लेकिन ये बहुत शिद्दत से महसूस होता है। हमारी नजरियात में बहुत मुमासलत है, जिंदगी के अंदाज, खानदान के साथ ताल्लुक और काम के हवाले से, और शायद इसी वजह से यहाँ आपको आरामदेह महसूस होता है। जहनियत के लिहाज से रोमानिया में हर जगह महफूज नहीं है। निकोलाई मोलाडो से है और रोमानिया में शहर वासलुई में रहता है। ये यास से ज्यादा दूर नहीं है। ये शहर वाकई खतरनाक है। यहाँ गिरोह हैं जो मैं शुरू में हम एक दूसरे को कुछ न कुछ समझते थे। वो मुझे नहीं छूते थे, मैं भी उन्हें ज्यादा नहीं छूता था। वहाँ वो ताका मुझे न छुए, मैं उनके साथ क्या कर सकता था। वो कहीं 20 लोगों के ग्रुप में घूमते हैं। मेरे लिए जाती तौर पर एक मसला ये था कि मैं बस मुझे नहीं मालूम था, कहीं नवीं जमात में बस मुझे नहीं मालूम था। मैं एक गली में जा रहा था और कहीं से किसी ने मुझ पर चलाकर कहा थी तुम, और उसने बस एक बियर की बोतल उठाई और उसे सड़क पर तोड़ दिया और मेरे पीछे चल दिया। मैं शुरू में मुड़ा तो वो मुझ पर गाली देने लगा, तो मैंने पहले मोड़ कर देखा और कहा तो कौन है जो मुझे गाली दे रहा है, बदतमीज रोमानी। इसे ये अल्फाज ज्यादा पसंद नहीं आए और वो मेरे पीछे भागने लगा। रोमानिया में मुलाजमत तलाश करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ पेशों के लोगों के लिए ये बाकी लोगों की निस्बत आसान है। यहाँ पहले लोग जो किसी तरह से काम पर लगे वो दोबारा रजाकार थे जो इब्तिदाई तौर पर मुफ्त मदद कर रहे थे। फिर उन्हें यही इंसानी तंजीमें जैसे कि रेड क्रॉस, अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी वगैरह ने बुलाया और उन्होंने उन्हें अपने काम पर ले लिया। अपने काम पर ये एक जबरदस्त फैसला था। मेरा ख्याल है इन लोगों के लिए जो नफ्सियाती माहिर उस्ताद है, उन्होंने यहाँ खुद को आसानी से तलाश कर लिया। IT माहिरीन ने अपने आप को आसानी से तलाश कर लिया। फिर से कुछ लोगों को उनकी कंपनी ने यहाँ मुंतकिल किया, कुछ फ्रीलांसर के तौर पर आए और अपने लिए प्रोजेक्ट्स तलाश किए। और शायद लोगों के लिए सबसे मुश्किल सूरत हाल है जो यूक्रेन में किसी किस्म की काबिलियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साथ पड़ोसी रहते हैं, यूक्रेनी ये हैं, एक यूक्रेनी स्कूल के डायरेक्टर, यूक्रेनी तारीख के उस्ताद। ये वाज़ेह है कि उन लोगों के लिए बदकिस्मती से रोमानिया काम के लिहाज से कुछ दिलचस्प पेशकश नहीं कर सकता। ये मुमकिना तौर पर वो लोग हैं जो यहाँ अपने आप को तलाश कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल मिसाल के तौर पर तिब्बी अमले, अकाउंटेंट्स, कोई और ये एक मसला है। ये नातालिया है, वो खारकीव से आई है पेशे के लिहाज से। डॉक्टर, अजीब बात है कि इतनी मुश्किल शोबे में भी गैर मुल्की के लिए वाकई काम मिल सकता है। रोमानिया की हुकूमत ने मार्च में एक हिदायत जारी की जिसके मुताबिक यूक्रेनी लोग काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर और डॉक्टरों और दांतों के डॉक्टरों को बग़ैर डिग्री की तस्दीक के, सिर्फ इस सूरत में जब उनके पास यूक्रेनी डिग्रियों के रोमानी ज़बान में नोटरी तस्दीक शदा तर्जमे हों। और तस्दीक साथ, क्या आपके आजिर ने ये चेक किया कि आपकी काबिलियत की महारतें क्या हैं और आप इन महारतों और काबिलियतों के मुताबिक हैं जो आपके पेशे के लिहाज से बयान की गई हैं। फिर भी यहाँ आने वाले ज्यादातर यूक्रेनी लोग दूर से काम कर रहे हैं। क्या आप यूक्रेनी जरीदे के एडिटर इन चीफ हैं? इंटरनेट मीडिया गाड़ियों बारे में। और रोमानिया से यूक्रेन में एडिटोरियल कंट्रोल करना कैसा है? तो इन हालात में वहाँ होने से ज्यादा आसान है। मैं बिल्कुल उन सब बिजली की बंदिशों के दौरान आई, ये पहली बार थी। मैंने वहाँ वो दिन गुजारा जब सबसे ज्यादा मिसाइल गिरे थे। हम बगैर बिजली के बैठे थे और वहाँ तो नहीं, तुम काम नहीं कर सकोगे, नहीं बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, राब्ता नहीं है, रुक जाता है। और दूसरे मुलाजमीन यूक्रेन से निकल गए। अब नहीं, क्या कोई खरसून इलाके में रह गया है? लोग कैफ में। इरीना IT की माहिर, उसका दफ्तर नहीं है इसलिए वो कोवर्किंग में काम कर रही है। ये कोवर्किंग है। ऐसे कोवर्किंग के 2 हैं शहर यासी में। ये इनमें से एक है। सब्सक्रिप्शंस मुख्तलिफ हैं दिन के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
काम का दिन 15 यूरो है, एक महीने के लिए 180 यूरो। तो यहाँ रियायती ऑप्शंस भी हैं। अगर तुम साल 6 माह के लिए अदायगी करते हो तो कीमत थोड़ी कम होती है, थोड़ी नीचे। इसके साथ साथ काम करने की जगहें भी दस्तयाब हैं, कॉन्फ्रेंस रूम दस्तयाब है, चाय, कॉफ़ी और बेहतरीन कंपनी है। वैसे यहाँ हमेशा मौजूद हैं यूक्रेनी मिठाइयाँ, उनकी तादाद कम है, मिठाइयाँ मौजूद। रोशन बिल्कुल इसी कोवर्किंग में है, हालांकि रोमानिया यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क है। जिंदगी हालात CIS के ममालिक। यहाँ जब आप रहाइश किराए पर लेते हैं तो आपके पास कम अज कम कुछ बुनियादी चीजें होती हैं। चीजें ये एक अलमारी हो सकती है, फ्रिज, बिस्तर, सोफा, कुर्सियाँ। अगर आप इसे मसलन जर्मनी के साथ मवाजना करें। मेरा एक दोस्त जर्मनी में है, वो मकामी रिहायशी है। जब मैंने पूछा, मैंने कहा, लुकास क्या तुम मुझे बता सकते हो रहाइश की कीमत कितनी है? उसने वहाँ तकरीबन रकम बताई। मैंने देखा कि वहाँ तो बस खाली अपार्टमेंट्स हैं। मैंने पूछना शुरू किया, फर्नीचर? वो कहता है अब फर्नीचर के साथ या सकते हैं। मैंने कहा मतलब फर्नीचर के साथ? वो कहता है तो अब सब कुछ खुद खरीदते हैं और अपना ले आते हैं। वो कहता है नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ किराए पर है। मैं कहता हूँ वहाँ आपको आयरन और बहुत सारी चीजें, बर्तन छोड़ देना। इसलिए मैंने अपने लिए फैसला किया कि जर्मनी मेरे लिए नहीं है। ये बिल्कुल बेहतरीन इंतखाब नहीं है। स्टूडियो का किराया 500 यूरो महीने का है। इस पर 20% टैक्स, 19% टैक्स और फिर बिजली का बिल भी। जब मैं सोचा कि उसे किराए पर लेना है, सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम कि मैं इसके लिए कैसे रहूंगी। मुस्तकबिल में मैं सिफर पर काम करने के लिए तैयार हूं ताकि कम अज कम रहाइश का किराया, जगह का किराया अदा कर सकूं। और वो पैसे जो तुम यूक्रेन की नौकरी से दूर से कमाते हो, क्या यहाँ जिंदगी और उन्हीं पैसों का यूक्रेन में क्या मुकाबला है? और यहाँ तुम्हें कहाँ ज्यादा मिलता है? क्या इस रकम पर खुद को सहूलत देना मुमकिन है? तो मुझे लगा, मैंने अल्बानिया के बाद फिर से मुवाजना किया। अल्बानिया में सब कुछ बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। यहाँ महंगा है। और मुझे लगा जैसा कि यूक्रेन में, मैं यूक्रेन गई हूँ, नहीं यूक्रेन सस्ता है। क्या अब भी सस्ता है? अब भी सस्ता। यूक्रेन में कीमतें बढ़ गए। दुकान में खरीदा 10 यूरो, यहाँ 10 यूरो में इतना नहीं खरीद सकती। इसलिए हालांकि शुरू में मुझे लगा कीमतें बहुत मिलती जलती हैं, तो वहाँ कुछ चीजें हैं, सब्जियाँ शायद एक जैसी हैं। अगर कोई दूध गोश्त ले तो यहाँ सब कुछ महंगा है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन के सबसे सस्ते ममालिक में से एक है, लेकिन आने वालों को ये कीमतें ज्यादा लगती हैं। कुछ वक्त लगा उन कीमतों के आदी होने में, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में मुझे लगा सब कुछ सस्ता था और रोमानिया में नहीं जानती। मैंने देखा और सोचा यार ये इतना महंगा क्यों है। तो खाने के मामले में मुझे लगता है अगर हम खाने के लिए किसी कैफे में जाते हैं तो यहाँ थोड़ा महंगा है, तो ये यूक्रेन खास तौर पर ल्यू में इससे ज्यादा है। मसलन मेरे घर में वहाँ सब कुछ आधा महंगा है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कीमतें हैं कीव जैसी। रोमानिया में सिर्फ एक चीज महंगी है जो मैंने नोट की, वो है सर्विसेज। मसलन खूबसूरती की सनत, यानी वहाँ फर्जी तौर पर बालों का रंग करवाना 2,003,000 यूरो हो सकता है। यूक्रेन के लिए ये बहुत महंगा है। और अमूमी तौर पर जो चीज़ें किसी हैंडमेड चीज़ से मुताल्लिक हैं, मसलन मेरी बेटी का जल्द ही जन्मदिन है, मैंने वहाँ के हाथ से बने केक देखे वगैरह, ये सब यूक्रेन के मुकाबले में बहुत महंगा है। ट्रांसपोर्ट, टैक्सी थोड़ी महंगी है। हाँ, हालांकि मुझे लगता है कि ये कीव की तरह है, लेकिन मेरे घर से महंगा है। ये है और चीजें, ये सब मुझे लगता है कीमतें तो बेहतर हैं, क्योंकि आखिरकार यूरोप कहने को, इसलिए यहाँ थोड़ा सस्ता होगा। यूरोप कहने को, इसलिए यहाँ थोड़ा सस्ता होगा। यहाँ रहना तकरीबन मुमकिन है। मैं सोचती हूँ ठीक है, अगर कमाई अच्छी हो तो फिर आप खुद को किसी चीज से भी महरूम नहीं रखते। यास में अवामी ट्रांसपोर्ट काफी आरामदेह है। शहर में ऐसे लंबे ट्राम चलते हैं जिनमें सब लोग रश के वक्त भी बैठ जाते हैं। टिकट की कीमत 2 है। मैं अक्सर रोमानिया में गाड़ी चलाता हूँ और मुझे लगता है कि वो लोग वैसे ही ड्राइव करते हैं जैसे हम करते हैं। यहाँ लोग बेहतर ड्राइव करते हैं। ओडिशा में लोग बहुत मुख्तलिफ तरीके से ड्राइव करते हैं। बहुत से ओडेसी लोग कहते हैं कि लोग ठीक से नहीं ड्राइव करते, लेकिन टैक्सी वाले हर जगह खराब ड्राइव करते हैं। शायद रोमानियाई लोग बेहतर ड्राइव करते हैं, लेकिन पार्किंग बेतरतीबी से करते हैं।
यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी गलत पार्किंग पर जुर्माना लगाने होनी चाहिए, दो पहियों किनारे पर खड़ी है। यास में ट्रैफिक पुलिस का काम अजीब है, हमेशा पार्किंग पर जुर्माना नहीं लगाते, लेकिन मेरे सामने एक को स्कूटर पर रोक लिया। अब वो स्कूटर क्या हुआ? यहाँ आपको घोड़े वाली गाड़ी के खिलाफ दबाव नजर आता है। मैं देखता ऐसा होता, गाड़ी कब्जे में ले जाया जाता है लेकिन वो नहीं पहुंचती। किसी सियाहती सफर में नए गैर मुल्की खाने को आजमाना वाकई जबरदस्त होता है, लेकिन मुंतकिल होना और अपनी रिवायती खाने तक रसाई खो देना वाकई एक मसला है। उनका खाना मुख्तलिफ है। यूक्रेनी से लोग खट्टा पसंद करते हैं। खट्टा, उनके पास कोई साग है। बोरश, सारी खाना खट्टा है। वो खट्टा पसंद करते हैं और मीठा पसंद नहीं करते। ये मुख्तलिफ है। मैं आदी हो गई। कुछ लोग बस इस बात पर मुनहसर हैं कि आप किस इलाके में हैं। यहाँ कहीं कोई कुछ मीठा पकाता है, शायद कहीं और मुख्तलिफ तरीके से। मुझे लगता है कि मैं खाने के मामले में ज़्यादा नाजुक नहीं हूँ। मुझे पसंद है। मैंने यहाँ पहली बार किशपाने आजमाया। ये फ्राइड पनीर है, बिल्गारी पकवान है, रोमानिया में चखा। आलू मज़ेदार हैं और ये बहुत मज़ेदार हैं। उनके मज़ेदार आलू, वो बस आलू को बहुत पसंद करता है, इसलिए यहाँ ये वाकई बहुत मज़ेदार है। हमें मीठा खाना क्यों मिलता है? हाँ, मैंने आलू खाए। मुझे यहाँ आरमाली के साथ खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बस बोलोबिट्स बहुत पसंद है। मैं उनकी कमी महसूस करती हूँ, लेकिन वो भी थोड़े खट्टे हैं। रोमानियों के जायकों यास में ऐसे मसनूआत तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है जिनके आदि यूक्रेनी है। बहुत से लोग हकीकत में अपनी पसंदीदा खाने की कमी की वजह से परेशान हैं। मिसाल के तौर पर रोमानिया में तकरीबन कोई सिया चाय नहीं है। ये कमी है। लोग सिया चाय यूक्रेन से लाते हैं। वहाँ कुछ लोग हैं जो बिकला, हेरिंग, कुछ ऐसी चीजें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें नहीं मिलता। क्यों? चाय नहीं पीते और उसके लिए किसी को भी बुलाएं। ये तो बस चाय की कमी है। वहाँ ये जरूर होगा और गालियाँ देगा क्योंकि उसे चाय नहीं मिल रही। मैंने पहले ही जोड़ी बिखरी हुई चाय पी ली है। बस वहाँ कुछ जड़ी बूटियों वाली चाय भी है, लेकिन अब वहाँ वजन कम करने के लिए नहीं मालूम। यहाँ यूक्रेन में चाय की कई अकसाम हैं, खुशबुएं हैं, चाय पीते हैं। ये सब कुछ इससे मुख्तलिफ है और यहाँ बरविस्को पर काफी है। यहाँ काफी है। कुछ लोग उसे बरा रास्त मोल्डोवा से लाए थे। बिकला मोल्डोवा गए। ये वाकई कीमत काबिल है। हमारे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने हमें भी बिकला और चाय मोल्डोवा से भेजी। लेकिन मोल्डोवा के लोग मकामी बाजारों में वो वहाँ कुछ न कुछ कर रहे हैं और ऑर्डर्स लेना शुरू कर रहे हैं। तो मोल्डोवा से यूक्रेनियों के लिए क्या लाना चाहिए? अब किस कर रहे हैं? यहाँ बहुत यूक्रेनी है। तो जब हम यहाँ आए थे, हम मोल्डोवा के लोगों से मिले थे। पूरा हल्का बातचीत में था। मिलते रहे। जब आप बात करते हैं तो लोग आपको समझते हैं। कमाल है। मोल्डोवा के लोग ही हैं जो यहाँ यूक्रेनियों को अच्छी तरह समझते हैं, और रोमानिया जबान और जहनियत भी, इसलिए वो उनके दरमियान एक राब्ते का जरिया बन गए। जब से जंग शुरू हुई है, यहाँ मुहाजिरीन आना शुरू हो गए हैं और वहाँ ही मिले थे। मैं कुछ वक्त के लिए रजाकारों के पास था। कोलाई मोल्डोवा का तालिका। जंग में वो रजाकार था और यूक्रेनियों की मदद कर रहा था जो रोमानिया में पनाह ले रहे। वो एक दूसरे को नहीं समझे। रोमानिया रूसी जबान नहीं पढ़ाई। उन्होंने मुझे बुलाया। मालूम था कि मैं रूसी जानता हूँ और उन्होंने मुझसे कुछ वक्त उनके साथ रहने और उनकी मदद करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था। फिर पहले ही 2 जानने वाले आए, वो भी मोल्डोवान थी और हमने उनकी मदद की। कहता है ये मुश्किल था क्योंकि ज्यादातर रजाकाराना काम पनाह गजीनों के साथ मोल्डोवानों को करना। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, यानी 3 लोगों के लिए इतने लोग। तो याद है एक बार 150 लोग थे। बहुत मुश्किल था। उधर उधर भागना पड़ता था, वापस आना। यानी जब खाना सबके अपने अपने मसाइल थे। इंटरनेट से जुड़े, पानी कहाँ न कहाँ, हमें कब खाना मिलेगा। मेरे पास एक बली है और ट्रे कहाँ खरीदा जा सकता है। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। ट्रेन कब आएगी? मैं नहीं जाना चाहता। और इसी तरह अक्सर यूक्रेनी लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं जहां मोल्डोवान काम करते हैं। उनके साथ राब्ता आसान होता है। किसी सर्विस को तलाश करना मुश्किल है क्योंकि दोबारा
زبان کی رکاوٹ ہے۔ یہاں گاڑی ٹھیک کرنے کی سہولت بھی ہے۔ کبھی کبھی ایسے مولڈوان مل جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہی بات دانتوں کے علاج کے بارے میں بھی ہے۔ تو ہم نے یہاں ایک دانتوں کے علاج کی جگہ بھی تلاش کی، وہاں صرف مولڈوان کام کرتے ہیں، اس لیے ہم وہاں گئے۔ سب الفاظ نہیں جانتے، نہ ہی لہجے کے ساتھ، کبھی الفاظ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ہم دانتوں کے علاج کی جگہ گئے، وہاں ایک لڑکی تھی، اس نے بس منگل کا لفظ بھول گئی، اس نے کہا پیر کے بعد کا دن، لیکن یہ صرف اس لیے کہ وہ شاید اتنی بار روسی زبان کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ وہ یہاں رومانیہ میں رہتے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے مولدووا بہت سے یوکرینیوں کا عبوری مقام بن گیا اور پناہ گزین مہربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ہم 24 تاریخ کو نکلے، ہم نے سوچا کہ کیشنیو جانا ہے، رکنا ہے، اور سرحد پر ہمیں ایک پولیس والے نے روکا۔ کہتے ہیں پیسے لو تاکہ پہلے ہوں، آپ کے پاس ہے؟ ہاں، ہم ایسے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے وقت کے لیے لے لو تاکہ آپ کو تبدیل نہ کرنا پڑے۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے پولیس والے کو پیسے پیش نہیں کیے، بلکہ اس نے مجھے پیسے لینے کے لیے کہا۔ ہمیں لے جایا گیا اور ہمیں سیدھا گھر میں بسا دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ کون ہمیں بس لے آیا۔ وہاں لوگ آئے اور چابیاں دیں، رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں۔ ہمیں اس گھر میں بسا دیا گیا۔ سب ایسا ہی ہے۔ صبح لوگوں نے کون کھانا لایا؟ وہاں کھانے کی ایک بڑی مقدار ہے۔ انہوں نے ہمیں کھانا لایا، صفائی کے سامان لایا۔ ہیٹنگ نہیں تھی لیکن سب کچھ ٹھیک لگا۔ وہاں ایک کافی گرم کمبل تھا، ہمیں سب کچھ ٹھیک لگا، لیکن ہم نے کہا کہ ہیٹنگ نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد انہوں نے کہیں سے ریڈی ایٹر لایا، اور یہ بہت خوشگوار ہے، آنکھوں میں آنسو لانے والا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اجنبی لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے جو یہاں آئے ہیں۔ ہاں، ہمارے ملک میں دکھ ہے، لیکن یہ بہت غیر متوقع اور خوشگوار تھا۔ مولدویا اور رومانیہ کی طرف سے بہت سے لوگ منتقل ہونے کر رہے تھے۔ کمپنی یکتیرینا کی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یوکرین سے ملازمین کو منتقل کرنے میں کامیابی کی۔ ہمیں اس ساری صورتحال کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ 24 فروری کو شروع ہونے والے تمام واقعات سے پہلے کی تیاری تھی۔ دسمبر کے وسط میں کمپنی اصرار کر رہی تھی کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ یوکرین میں زیادہ تر کچھ اچھے واقعات نہیں ہوں گے، کچھ اچھی چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم سرحد پر کھڑے تھے، پرانے قازگوہے پر 15 گھنٹے۔ مجھے یاد نہیں، میرے لیے تو وہ وقت 5 منٹ کی طرح آیا۔ حقیقت میں وہاں یہ احساس نہیں تھا کہ آپ ابھی کھڑے ہوں، بس گاڑی میں 15 گھنٹے بیٹھیں۔ یہ ناقابل تصور ہے۔ مجھے یاد نہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم مولدویا کی سرحد پر پہنچے تو ایک ایسا سکون محسوس ہوا، میں صرف اسے پہنچا نہیں سکتا۔ میں نے یہاں اپنی فیملی کا بھی ایک حصہ نکالا، اپنی خالہ اور چچا کو، وہ پہلے ہی ریٹائرڈ ہیں، وہ رہ گئے ہیں۔ بغیر گھر کے یعنی زاپاروجیا کا علاقہ ان کا گھر بمباری میں تباہ ہو گیا۔ وہ یہاں آئے اور پہلے راتوں میں وہ مسلسل جاگتے رہے، وہ اٹھ رہے تھے، ارد گرد دھماکے ہو رہے۔ آنے کے لیے نکلنا ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ اس وقت اس کے رشتہ دار اور دوست یوکرین میں تھے۔ میں اڈیشہ میں ہوں بھائی، جو فوجی چھاؤنی کے قریب رہتا ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، اور میرے سامنے ایک مشکل انتخاب تھا، یا تو ابھی سب کے ساتھ نکلنا، بس اس کے پاس جانا، اور امکان ہے کہ واپس نہیں آ سکیں گے کیونکہ بمباری ہو چکی تھی، لوگ سوٹ کیسوں کے ساتھ جا رہے تھے، پیسے نکال رہے تھے، واپس جانا ناممکن ہو چکا تھا۔ اور میں نے خالہ اور دادی سے بات کی، سب نے مجھے کہا کہ گھر واپس جاؤ۔ مجھے واپس جانے کا بہت خوف محسوس ہوا، اور نہیں بھائی سے معافی مانگی، کہا کہ مالی لحاظ سے رومانیہ یقینی طور پر پناہ گزینوں کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے، لیکن یہاں کچھ خاص باتیں ہیں۔ نقد امداد جرمنی میں دیا جاتا ہے، یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں ایسی پروگرامز نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ جو یہاں منتقل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں یہی پوچھتے ہیں کہ امداد کیسی ہوگی۔ ایسی کوئی امداد نہیں ہے۔ بہت سی انسانی ہمدردی کی پروگرامز ہیں جہاں لوگ مختلف قسم کی مدد حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ بچے ہیں۔ ایک دفتر، کچھ بیگ، کچھ سیپ، گروسری آئٹمز اور کچھ اور ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو براہ راست 300 یورو نقد ملے۔ ترقی یافتہ یورپی ممالک میں امداد زیادہ ہے۔
میں نے سنا ہے کہ آسٹریا میں کچھ امداد 600 یورو تک ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اس تناظر میں رومانیہ اتنا پرکشش نہیں لگتا۔ بہرحال یہ سب سے اہم بات نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہاں واقعی مہربان اور دوستانہ ہے اور فیصلہ کیا کہ زیادہ اہم ہے۔ رومانیہ میں کاغذی کارروائی دیگر ممالک کی نسبت آسان ہے۔ میری حیرت یہ ہے کہ ہمیں قسم کی مشکلات سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ واضح ہے کہ ہم بہت سے دوسرے پناہ گزینوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو یوکرین سے ہیں۔ ہم جرمنی، فرانس، اسپین، نیدرلینڈز کی کہانیاں سنتے ہیں اور ہر جگہ میں سنتا ہوں کہ دستاویزات کی تیاری میں کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں ہیں، کچھ بیوروکریسی ہے، کچھ اور بھی۔ رومانیہ میں سب کچھ زیادہ سے زیادہ ہے، زیادہ جلدی۔ کیونکہ کچھ یورپی ممالک میں ٹیکس کے ذریعے رجسٹر ہونا اور دستاویزات تیار کرنا پڑتا ہے۔ رومانیہ میں یہ عمل آسان ہے، بس عارضی تحفظ حاصل کریں۔ ہاں رہ سکتے۔ جرمنی میں عارضی تحفظ حاصل کرنے کے لیے وہاں ایک پورا عمل طے کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ دستاویزات جمع کروائے ابھی تک ان دستاویزات کا انتظار کر رہے ہیں۔ مارچاپل میں لوگ ان دستاویزات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں اور تحفظ اب بس جا کر آدھے گھنٹے میں درخواست دے سکتے۔ یوکرینی پاسپورٹ کے ساتھ گزرنا ممکن ہے، لیکن صرف براہ راست سرحد کے ذریعے۔ لوگ براہ راست سرحد کے ذریعے آتے ہیں۔ اگر آپ مالڈووا کے ذریعے آئیں تو قاعدہ ہے آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ تو مالڈووا میں ایک قاعدہ ہے کہ آپ کو کم از کم پاسپورٹ کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ رومانیہ میں یوکرین کے شہری پناہ گزین رہ سکتے ہیں، لیکن یہاں شہریت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم یہاں قوانین بدل گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ رومانیہ میں 10 سال رہنا ضروری ہے شہریت حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے 5 تھے، اس لیے اگر موقع ملا تو شاید میں دوسرے شہریت کے بارے میں سوچوں، لیکن ابھی کے لیے میں اپنی شہریت کی بہت قدر کرتا ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں۔ لیکن کسی دوسرے ملک میں حالات کتنے آرام دہ۔ یوکرینی وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ واحد سمت ہے جو ہے میں انتخاب کرتی۔ اگر مجھے رومانیہ اور کسی مغربی ملک جیسے جرمنی وغیرہ کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو نہیں، میں یہاں سے نہیں نکلوں گی۔ کیا تم یہ مانتے ہو کہ جنگ ختم ہو جائے گی اور پھر بھی تم رومانیہ میں رہو گے؟ تم جانتے ہو میں کوئی پیشگوئی نہیں کرتا، لیکن یہ شہر مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ہمارے جیسا ہی ہے ذہنیت اور سائز کے لحاظ سے۔ یہاں آپ کو آرام دہ محسوس ہوتا ہے اور گھر جیسا احساس ہوتا ہے۔ اسی بارے میں قسط تھی۔ شہر نے ہزاروں پناہ گزینوں کو پناہ دی۔ لوگوں کے لیے گھر نہ بنا ہو، لیکن اس نے گھر کے قریب رہنے میں مدد دی۔ یوٹیوب، انسٹاگرام پر آگے بہت کچھ دلچسپ خدا